जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा उनका नेक्स्ट जनरेशन। इंडिविजुअल सेम स्पीशीज की डिफरेंस है, कोई एक उस प्लांट या बेबी प्लांट के अंदर आया, वो उसका क्या है ट्रेट हो सकती है, कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकती है। वाला पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी है, निकाल देना है कि आंसर क्या होगा। तो हमारा जो प्लांट आया ये तो टॉल था, अब आएगी वो क्या होगी, डोमिनेंट। तो 100% डोमिनेंस शो करेगी। दिस इज पलक नानक स्टडिंग एमबीबीएस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चालू करने वाले एक ब्रांड न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज जेनेटिक्स। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो यू नो कि ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में तकलीफ होती है अगर आप सही से नहीं समझो तो आपको क्या करना है, मैं जितनी भी लेक्चर की सीरीज बनाऊंगी इस चैनल पे जेनेटिक्स की, यू मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से देखो। अगर आप वो अच्छे से समझोगे, आई प्रॉमिस आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो इतना हार्ड है नहीं जितना लोग उससे बना लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं इधर उधर जो समझनी पड़ती है, वो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड चैप्टर नहीं है कि एनसीईआरटी उठाई, उसको लर्न कर लिया और जाके एग्जाम दे दिया, ऐसे नहीं चलेगा। उसका समझने का भी इंपॉर्टेंस है, जो मैं आपको समझाऊंगी। चीजें जो समझाने वाली है उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो आई मेक श्योर कि आप लाइफ टाइम उसे याद रखें। बहुत इजी चैप्टर है, इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स हुआ करता था, ये फिर एमबीआई, वो बहुत अच्छे चैप्टर्स है। मतलब इतना जितना लोग हेट करते हैं उससे ऐसा तो खराब है नहीं वो। तो हमें क्या करना है, हमें उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको इजी होता जाएगा। इनफैक्ट जो पेडिग्री वाला पार्ट है, जो सब लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, वो और भी इजी है, क्योंकि मैं आपको है ना ऐसे बेसिक आपको बता दूंगी कि ये स्टेप से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो आपकी सारी की सारी पेडिग्रीज उसी स्टेप वाइज मैनर में आप सॉल्व करोगे तो वैसे वैसे आंसर्स आते जाएंगे या ऑप्शंस आपको मिलते जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुननी है। भले आपने पहले अगर पढ़ रखा हो तो अब वीडियो 2x पे देखो, आपकी इच्छा, आप जिस स्पीड में देख सकते हो उसमें देखो, बस देखते रहो और क्या, पढ़ो। तो आज के लेक्चर में हम जेनेटिक्स की एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले, हम कुछ बहुत हाई फाई नहीं करेंगे। स्टार्ट हम धीरे धीरे करेंगे और फिर एडवांस लेवल, आई मीन नॉट एडवांस पर लेकिन थोड़े हायर लेवल पे पहुंचेंगे। पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के साथ चालू करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेसिक बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हमें ऊपर की चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हम जेनेटिक्स को सिर्फ समझेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसमें बेस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है, हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। अब आपको नाम सुन के क्या लग रहा है, इनहेरिटेंस क्या होगा, वेरिएशन क्या होगा? क्या हम पढ़ के देखें कि क्या हम पहले समझे? चलो पढ़ के देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बेस्ड ऑन लाइक बेजेट लाइक या लाइक बेगेट लाइक। समझ में आया? नहीं आया? बहुत अच्छा, मैं समझाती हूँ। वेरिएशन, टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन। इट कम्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इज अ रिजल्टेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। ये भी समझ नहीं आया? बहुत बढ़िया। हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे। इनहेरिटेंस और वेरिएशन को आप अपने दिमाग में, इसे छोड़ दो, जेनेटिक्स छोड़ दो, आप खुद दिमाग में सोचो बेसिक इंग्लिश क्या हो सकता है, इनहेरिटेंस क्या हो सकता है, वेरिएशन क्या हो सकता है। इनहेरिटेंस ये तो नॉर्मली यूज्ड वर्ड है, लोग कॉमनली भी यूज करते हैं कि मैंने मेरे डैड से ये इनहेरिट किया है, मॉम से ये इनहेरिट किया है। इसका मतलब क्या कि हमारे अंदर कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे मतलब हमारे मम्मी पापा में थी, तो हमसे ऊपर की जनरेशन जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक हमें दे रहे हैं, वो प्रोसेस जो हमें दे रहे हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। उनकी जनरेशन से हमारी मिलेनियल से जेनजी को ट्रांसमिशन करना अपने जीन्स, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, वो होता है इनहेरिटेंस। अब समझ में आया? तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसे मिलेनियल से जेनजी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब इसमें है बेस्ड ऑन लाइक बेगेट लाइक। इसका मतलब ये है कि जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे हैं। क्या कभी आपने देखा है एक हाथी एक चींटी को जन्म दे रहा है? नहीं ना, बहुत वियर्ड और बहुत बकवास साउंड कर रहा है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइक बेगेट लाइक, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसा उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा। समझे इनहेरिटेंस? नेक्स्ट वेरिएशन। वेरिएशन का बेसिक मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है कि वेराइटी, मतलब डिफरेंस। तो जैसे बहुत सारी चीज आपको दी, आप जा रहे हो, मान लो एक नोटबुक खरीदने के लिए जा रहे हो, या अपने भाई बहन के लिए टॉयज या कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, तो वो एक ही चीज में बहुत सारी वैरायटी दिखाएंगे। सब क्या है, वो सब नोटबुक्स ही है, पर वो तो भी अलग अलग है। समझ रहे हो? तो वो वैरायटी हो गई, वो वेरिएशन हो गया। वैसा ही सेम ह्यूमंस में होगा। टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब हम बुक लेने गए लेकिन हमने दो बुक देखी और दोनों बुक अलग अलग थी, है ना?
तो वैसे ही दो इंसान देखे, वो दोनों इंसान अलग अलग है। अब मैं और आप, हम दोनों इंसान ही है ना, कि कुछ और आप कुछ कहीं और से आए हो, प्लूटो से आए हो, नहीं ना, हम दोनों इंसान ही है। पर तो भी मैं और आप अलग अलग है, हमारे अंदर वेरिएशन है। तो टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैव सम डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है, इज कॉल्ड वेरिएशन। इट कम्स थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आ रही है। पर उसमें मेन पॉइंट क्या है? उसमें मेन पॉइंट है वो जो हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। जो क्रोमोसोम है वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जीन्स की एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से इवन सिबलिंग्स भी अलग अलग होते हैं, एकदम सेम नहीं दिखते, क्योंकि वही मम्मी वही पापा, फिर भी सिबलिंग्स अलग अलग दिखते हैं ना। किस वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, जो हम डिटेल में पढ़ते हैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो क्रॉसिंग ओवर क्या करते हैं? थोड़ी सी जीन्स की इधर अदला बदली कर लेता है उसी सेल के अंदर, जिसकी वजह से ईच एंड एवरी डॉटर सेल वो अलग ही होता है दूसरे डॉटर सेल से। इसीलिए आपका भाई या बहन आपसे थोड़ा डिफरेंस है, शो करता है। ऑब्वियसली वो एकदम नहीं अलग, उस जमाने की इस जमाने की या ऐसा अलग अलग नहीं होता है। सिमिलर दिखते हो, सेम दिखते हो काफ़ी हद तक, पर ऐसे आइडेंटिकल तो नहीं दिखते ना एक दूसरे के, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो वही टू इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंस शो करेंगे, दैट इज नोन एज वेरिएशन। और वो कहाँ से आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, विच इज बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब वेरिएशन दो टाइप का हो सकता है। वो दो टाइप क्या क्या है? वो दो टाइप है, एक सोमैटिक वेरिएशन और एक जर्माइनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन वो है जो हमारे नॉर्मल सेल्स, ओके। जर्माइनल वेरिएशन यानी जर्म सेल्स के अंदर वेरिएशन। अब जर्म सेल्स आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे बच्चे पैदा होंगे, जिस सेल से बच्चे पैदा होंगे। तो वो सेल के अंदर अगर कोई वेरिएशन आया तो वो बच्चे में भी दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। लेकिन अगर सोमैटिक, जैसे कोई स्किन का सेल, कोई हेयर का सेल या कोई भी टाइप ऑफ सेल में अगर कोई वेरिएशन आया तो वो थोड़ी बच्चे में ट्रांसफर हो रहा हो, तो मेरा पर्सनल सेल है। सोमैटिक सेल जिस इंसान का होता है उसी का ही होता है। तो जो सोमैटिक सेल है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। जर्माइनल वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा। समझे इतना? सोमैटिक क्योंकि जिस इंसान का है उसी में रहता है, लेकिन जर्माइनल वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो उसकी जो वेरिएशन होगी उस डीएनए में वो भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब फादर्स की। कौन है हमारे फादर्स? देखते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो शायद क्लास 10 में भी आता हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या होगा? मेंडल। अच्छा, जस्ट इन केस अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको मेंडल की एक स्टोरी बताती हूँ। मेंडल ने अपनी पूरी लाइफ जेनेटिक्स पढ़ने में निकाल दी। वो इस टाइम की बात है जिस टाइम पे बायो को थोड़ा भी मैथ के साथ ऐसे नहीं साथ में लिया जाता था। बायो वॉज बायो, मैथ वॉज मैथ। लेकिन मेंडल ने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके उसने जेनेटिक्स पढ़ी। उसने खुद मेहनत करके पूरी प्लांट के अंदर जेनेटिक्स खुद से पढ़ी थी, खुद से अपने नोट्स बनाए थे, खुद से लिखे थे, सब कुछ पूरा का पूरा किया था उसने। बट जब तक वो जिंदा था तब तक उसका जो भी काम था उसको किसी ने भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। और मतलब उस टाइम पे तो किसी को इम्पोर्टेंस नहीं पता चली। पर जब मेंडल मर गया था ना, तो उसके बाद उसकी जब बुक डिस्कवर हुई कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी स्टडी कर रखी है किसी ने, वो मेंडल ने स्टडी कर रखी थी, और उसके बाद वो फेमस हुआ उसके मरने के बाद। और इसीलिए पता है उसको टीचर ऑफ टीचर्स भी बोला जाता है। ठीक है, दैट वॉज जस्ट अ स्टोरी मेंडल की। तो इस समय ये सीख मिलती है कि हो सकता है हम जिंदा है तब तक हमारी वैल्यू ना हो, मरने के बाद बहुत बढ़ जाए। अब उस बेचारे को क्या पता होगा कि हम इतनी वैल्यू करते हैं। जेनेटिक्स में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है ना वो मेंडल ही है। मतलब लाइक आई से टीचर ऑफ टीचर्स, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, राइट? ओके, बैक टू दिस थिंग। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, पहली बात तो हम कौन कौन से जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं। फादर मतलब पढ़ने, मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है, चिंता मत करो, सिर्फ किस किस के फादर पढ़ने वाले। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, इन सब का हम पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स का है बेटसन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का है मॉर्गन,
और ह्यूमन जेनेटिक्स का है कैरट। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, तो उसने किसी पे एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो किस पे एक्सपेरिमेंट किया उसने? फ्रूट फ्लाई पे, ड्रोसोफिला, उस पे एक्सपेरिमेंट किया, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे इसको। ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के लिए, उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए बेचारी इसी फ्लाई पे, ठीक है। बेटसन ने और क्या क्या किया? उसने एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब पढ़ा। ऑल्सो बेटसन गेव द टर्म जेनेटिक्स। मेंडल ने पढ़ तो लिया था, लेकिन नाम किसने दिया? बेटसन ने। ये इसका बेटा है इसलिए वो बाद में आता है, और इसी ने एक नामकरण किया। फिर मॉर्गन, उसने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स पढ़ा, और गैरर्ड ने ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ा, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स ये याद रखना, ऐसे मेंडल, बेटसन, मॉर्गन, गैरर्ड, ऐसे सीरीज में याद रखना, मेंडल, बेटसन, मॉर्गन, गैरर्ड, ठीक है। अगेन इनहेरिटेंस क्या होता है? चलो बताओ मुझे, इनहेरिटेंस क्या होता है? एक जनरेशन से लेकर के दूसरी जनरेशन तक क्या होना? ट्रांसफर होना। वेरिएशन क्या होता है? दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज की डिफरेंस जो शो करते हैं, दैट इज वेरिएशन। वो किस वजह से होता है? रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। वेरिएशन कैन बी ऑफ कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स? पहला सोमैटिक, दूसरा जर्माइनल। सोमैटिक ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों में? नहीं हो सकता। क्या जर्माइनल ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है। नाउ फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरर्ड, ठीक है। मॉर्गन ने किस पे स्टडी की थी? ड्रोसोफिला पे, यानी कि फ्रूट फ्लाई। और अपना बेटसन ने क्या किया? एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और प्लस उसने टर्म दिया था जेनेटिक्स का, ठीक है। ये इन जनरल हमारी चीज़ें खत्म हुई। ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, कैरेक्टर, इट इज़ द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ट्रेट, इट इज़ एन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। समझ में आया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। तो देखो, मान लो हम बात कर रहे हैं प्लांट की। अब इस चैप्टर में मैं यूजुअली प्लांट की बात करूंगी, और ऐसा क्यों? एक मिनट, हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमंस एज यूजुअल आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये तो हम सबको ऐसे भी पता है, इतना साधारण नहीं होते ना ह्यूमन, इतना इन जनरल, आप जनरल बात करो तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो जेनेटिक्स में तो भाई छोड़ो। तो हम लोग बेसिक प्लांट्स की बात करेंगे यूजुअली जेनेटिक्स के चैप्टर में। ऐसा नहीं हम एनिमल्स की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पर हम चालू अभी प्लांट्स के साथ करते हैं, क्योंकि मेंडल भाई साहब ने भी यही किया था। तो हम कहाँ पे थे? कैरेक्टर पे। चलो मान लो हम बात करते हैं एक स्टेम की हाइट की। स्टेम की हाइट क्या हो सकती है? टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है कि नहीं? फ्लावर का कलर, वो रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? तो वही, ये जो चीज है फ्लावर का कलर, स्टेम की हाइट, दैट इज अ कैरेक्टर। ये हम कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो है टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं ट्रेट की। अब वापस अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म का फीचर है, वो स्टेम की हाइट, वो फ्लावर का कलर, वो उसका फीचर है ऑर्गेनिज्म का। ट्रेट इज द इनहेरिटेबल कैरेक्टर। स्टेम की हाइट है, जो फीचर है वो स्टेम की हाइट टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। तो अगर टॉल साथ में तो नहीं हो सकती ना, टॉल भी शॉर्ट भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नोबडी विल से कि बीच की हाइट। अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ या तो टॉल होगी या तो शॉर्ट होगी, ठीक है। अगेन ह्यूमंस के साथ कंपेयर नहीं करना है हमें। इन जनरल प्लांट्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो या तो टॉल होगी या तो शॉर्ट हाइट होगी, ठीक है। टॉल हाइट अगर है तो वो वाला इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, शॉर्ट हाइट है तो वो वाला कैरेक्टर इनहेरिटेबल है। मतलब तुम समझ रहे हो, जो कैरेक्टर है वो प्लांट का खुद का कैरेक्टर है, वो उसका फीचर है। वो 2 ट्रेट में से जो भी
जो भी दो में से कोई एक उस प्लांट या बेबी प्लांट के अंदर आया वो उसका क्या है, ट्रेट है। चाहे वो फ्लावर का कलर वाइट हो सकता है, चाहे वो कलर रेड हो सकता है, दोनों साथ में नहीं होगा। तो अगर वाइट है तो वो वाला ट्रेट उसके अंदर इनहेरिट हुआ है, अगर रेड है तो वो वाला ट्रेट उसके अंदर इनहेरिट हुआ है। समझे कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलील की। ओके, फैक्टर और एलिमेंट ये बाकी रह गया। तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ज़्यादा डिटेल में हमें इसे नहीं पढ़ना है क्योंकि ये है ना मेंडल के टाइम का। ये मेंडल उसने जो स्टडी की थी ना, उसमें उसने ये वाला टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था, फैक्टर या एलिमेंट, जो अभी हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना उसमें हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि ये एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ किया जाता था मेंडल में। अभी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एलील यूज़ करेंगे। एलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है ये। या फिर जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। अब ये सब समझने के लिए, एलील समझने के लिए हमको जीन समझना पड़ेगा, लोकाई समझना पड़ेगा। वो हम कैसे समझेंगे, वो हम ऐसे समझेंगे। देखो डीएनए है, ये नहीं है तो भी मान लो ये डीएनए है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लो, ये एक गैमीट है, ये एक गैमीट है, ठीक है, और हर गैमीट के अंदर अपना पर्सनल डीएनए होगा। इस वाले डीएनए में, पहले वाले डीएनए में ये वाला जो पार्ट है ये एक है जीन। अब डीएनए तो जीन से ही बनी होती है, पर मैं इसमें से एक जीन को हाईलाइट कर रही हूँ। वही सेम जगह पे मैं इधर दूसरे जीन को हाईलाइट कर रही हूँ। अभी देखो डिफरेंस, जीन एक डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। वो जीन किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है। वो जीन एक फ्लावर का कलर कोड कर सकता है, वो जीन एक स्टेम की हाइट कोड कर सकती है, वो जीन आपके बाल के कलर को कोड कर सकता है, वो जीन आपकी आंखों के कलर को कोड कर सकता है, वो जीन आपकी हाइट को कोड कर सकता है, वो जीन प्लांट की जो सीड है वो राउंड होगी कि नहीं वो कोड कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, वो एक जीन है। अभी इस गैमेट के अंदर की जीन और इस गैमेट के अंदर की जीन की सेम पोजीशन होगी, वो सेम चीज को कोड करेगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर ये वाली जीन कोड कर रही है हाइट को, तो ये वाली जो जीन है दूसरे गैमेट की वो भी किसको कोड करेगी, वो हाइट को कोड करेगी। दोनों का कैरेक्टर सेम है, दोनों हाइट को कोड कर रहे हैं, दोनों सेम जगह पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों एलील्स है। समझ रहे हो जीन और एलील के बीच में डिफरेंस। लोका यानी पोजीशन, सेम पोजीशन पे सेम एग्जैक्ट जगह पे जीन में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। तो एलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन जो होती है वही हुई ना इन जनरल, अगर हम देखें साधारण लेमैन भाषा में, तो जीन इज एलील। बट ऐसा नहीं, अब आपको पता है कि जीन जीन है, ये एक अकेला डीएनए इसका जीन है, वो जीन है। एलील क्या है, वो दोनों प्रेजेंट हो ना तो वो एलील, ये भी एक एलील है, ये इसका एलील है। समझ रहे हो, क्योंकि दोनों सेम जगह पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस, हेमीजाइगस। नाम से होमो यानी सेम, जाइगस यानी जाइगोट होता है, हीट्रो यानी डिफरेंट और हेमी यानी हाफ। इसका जो मतलब है वही ये बता रहा है। होमोजाइगस यानी दो सिमिलर एलील्स। अब ये क्या बोला मैंने, देखो अगर ये हाइट के लिए कोड कर रही है तो ये टॉल भी कोड कर सकती है। टॉल यानी कैपिटल टी में एब्रीविएट करूंगी, या पूरे जेनेटिक्स में ऐसे ही होता है, या वो स्मॉल टी यानी शॉर्ट के लिए कोड कर सकती है। दोनों में से कोई भी ट्रेट कर सकता है ये कैरेक्टर। सिमिलरली ये कैपिटल टी के लिए भी कोड कर सकती है, स्मॉल टी के लिए भी कोड कर सकते हैं, यानी टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो होमोजाइगस यानी वो जो कोड कर रही है और वो जो कोड कर रही है वो सेम होगा। जैसे कि ये भी कैपिटल टी कोड कर रही है, ये भी कैपिटल टी कोड कर रही है, तो होमोजाइगस, दोनों ने सेम कोड किया। या फिर ये भी स्मॉल टी कर रही है तो ये भी स्मॉल टी कर रही है, तो क्या होगा, तो भी होमोजाइगस होगा, क्योंकि दोनों सेम टी है। तो कैपिटल टी ये होमोजाइगस होगा, या स्मॉल टी होमोजाइगस होगा। लेकिन अगर दो डिसिमिलर एलील कैरेक्टर शो कर रही है, यानी कि मान लो ये वाला जो कैरेक्टर है वो ट्रेट शो करेगा टॉल का सॉरी, ये वाला जो कैरेक्टर है वो ट्रेट शो करेगा स्मॉल का, शॉर्ट का, तो अब ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, तो ये क्या हो गया, हीट्रोजाइगस हो गया। या अदर वे अराउंड, ये वाला शॉर्ट के लिए कोड करेगा, ये टॉल के लिए कोड करेगा, तो ये भी क्या हो गया, हीट्रोजाइगस हो गया। हेमीजाइगस इज सिंगल एलील फॉर अ कैरेक्टर। इसका मतलब कि वो ही एक एलील है। जैसे कि
XY के अंदर, मेल के अंदर जो Y क्रोमोसोम है, क्या उसका कोई साथी है? नहीं है ना साथी। हमारे अंदर जो भी ऑटोसोम्स होते हैं, ए होता है, उसको ऑटोसोम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब एलील्स में प्रेजेंट होते हैं, डबल में। XX भी फीमेल में 2 प्रेजेंट होते हैं। तो मेल के अंदर जो Y है वो क्या है? अकेला है। X भी क्या है? अकेला है। तो उसमें क्या होगा? हेमीजाइगस। तो Y जीन शोज हेमीजाइगस। तो इसलिए वहाँ पर जो भी एलील प्रेजेंट होता है वो अपना कैरेक्टर शो कर देता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस है इन जनरल। वापस से रिवाइज करें, अगर कैरेक्टर क्या होता है, चलो बताओ। स्टेम की हाइट कैरेक्टर है कि टॉल शॉर्ट कैरेक्टर है? स्टेम की हाइट, तो टॉल शॉर्ट क्या है? ट्रेट है। उसके बाद फैक्टर और एलिमेंट क्या है? मेंडल के टाइम का है, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एलील। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जगह पे जब प्रेजेंट होती है दोनों जीन तो उसे हम बोलते हैं एलील, प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। उसके बाद हमने 3 जाइगस पढ़ा। क्या? सबसे पहला होमो, हीटरो, हेमी। होमो यानी कि सेम, हीटरो यानी कि नॉट सेम या डिसिमिलर, हेमी यानी कि हाफ, मतलब जो 2 होनी चाहिए तो हाफ। तो होमोजाइगस यानी कि दोनों एलील्स में सेम टाइप ऑफ ट्रेट शो हो रहा है, या तो दोनों टॉल या तो दोनों शॉर्ट। हीटरोजाइगस में दोनों में अलग अलग शो हो रहा है, जैसे कि अगर एक में टॉल होगा तो दूसरे में क्या होगा? शॉर्ट होगा। अब हेमीजाइगस, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल Y जीन, वो सिर्फ एक ही है तो वो एक ही शो करेगा। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कोई एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल के अंदर कितनी एलील्स होगी? उसके अंदर तो N ही है ना, तो उसके पास एक ही एलील होगी। डिप्लॉइड है जैसे कि हम लोग, तो हमारे अंदर कितनी एलील होनी चाहिए? 2 एलील। टेट्राप्लॉइड है अगर, 4N, यानी हर चीज के लिए 4 क्रोमोसोम होंगे। तो हर जगह पे, सेम जगह पे एक कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होगी और वो चारों क्या होगी? एलील। तो कितनी एलील प्रेजेंट होगी? 4 एलील्स प्रेजेंट होगी। समझ रहे हो इतनी बात? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशंस। अब मुझे पता है डेफिनेशन थोड़ा ओवरलोड हो रही है, थोड़ा ज़्यादा हो रही है, बट इट्स फाइन। समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा आगे का जेनेटिक्स। देखो, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज अ फिनोटाइप, वो लोग ये डेफिनेशन नहीं पूछने वाले। व्हाट इज एन एलील, व्हाट इज अ जीन, ये सब नहीं पूछने वाले। व्हाट इज होमोजाइगस, वो लोग क्या पूछेंगे? वो लोग आगे की चीज़ें पूछेंगे। पर वो जो आगे की चीज़ें जो आपको पूछेंगे वो जानने के लिए अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को या तो ये बहुत ही ईजी है या तो फिर बहुत बोरिंग लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, अगर आपको ये आएगा तो ही आगे की चीज़ें आएगी, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और मैं पढ़ाई एकदम बेसिक से रही हूँ, तो जिसको नहीं आता है ना बिल्कुल भी, उसको भी सब कुछ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, phenotype, genotype. The phenotype is the external or morphological appearance of a character and genotype is the genetic makeup of a character. अब ये आपको समझाने के लिए मैं आपको पहले समझाऊंगी डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर वो क्या होता है। हमने पढ़ा अभी कि स्टेम हाइट, हम बेसिक स्टेम हाइट लेके चलते हैं, वो टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। अगर एक ऐसा प्लांट है जो टॉल हाइट शो कर रहा है, एक ऐसा प्लांट है जो शॉर्ट हाइट शो कर रहा है, हम इसके बीच में क्रॉस करवा दे अगर, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे चांसेस है। अगर हमें चांसेस बनाने हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है प्रोजेनी के आने की, तो वो ऐसे पता चलेगा कि प्रोजेनी कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकती है, कैपिटल टी या स्मॉल टी हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकती है। अब मैं 4 बार लिखूँ कि 1 बार लिखूँ, बात तो वही है ना। तो अगर हम लोग टॉल प्लांट को लेके आए और शॉर्ट प्लांट को लेके आए, तो जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी? मीडियम साइज होनी चाहिए ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ऐसा नहीं होता है, वो होगी टॉल। ये क्या हो गया? एक हमारे पास टॉल प्लांट था, एक हमारे पास शॉर्ट प्लांट था, तो हमारी प्रोजेनी टॉल कैसे आई? तो वो ऐसे आई कि जो कैपिटल में हम लोग लिखते हैं ना, वो कैपिटल में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो वाला जो कैरेक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है। जैसे कि आपके घर में आप रहते हो और आपके मॉम डैड रहते हैं, तो आप दोनों में से कौन डोमिनेंट हुआ? बच्चे डोमिनेंट हुए कि मम्मी पापा डोमिनेंट हुए? मम्मी पापा डोमिनेंट हुए ना। तो जब तक घर में या जब तक कहीं पर भी
मम्मी और पापा रहेंगे तब तक उनकी चलेगी। अगर मान लो किसी काम की वजह से मम्मी और पापा बाहर गए तो अब क्या, अब घर में सिर्फ बच्चे अकेले हैं, तो अब किसकी चलेगी, अब डोमिनेंट बच्चे की चलेगी। तो अब उसकी मर्जी वो पढ़ाई करे या गेम खेले या टीवी देखे, है ना। तो सेम इसमें कैपिटल टी यानी हमारे मॉम डैड, कैपिटल टी मॉम डैड नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि याद रहे। वहाँ पे लिख के मत ना कैपिटल टी मॉम डैड है, स्मॉल टी बच्चे, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंट है। कैपिटल टी टॉल पेरेंट है, स्मॉल टी शॉर्ट पेरेंट है, शॉर्ट हाइटेड पेरेंट है। वो दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, समझ रहे हो। ये दोनों पेरेंट्स है ऐसे रियल में समझो तो, लेकिन मैं आपको ऐसे एन एग्जांपल दूँ तो ये डोमिनेंट है यानी हमारे घर में मम्मी पापा, और ये हम क्या है, नॉन डोमिनेंट, तो हम हमारे घर में हमारे छोटे बच्चे जो भी आप हो। तो जब पेरेंट्स होंगे, कैपिटल टी जब घर पे कोई भी एक पेरेंट हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, कोई एक भी अगर होगा तो भी कौन डोमिनेंस शो करेगा, तुम करोगे कि तुम्हारे मम्मी या पापा, मॉम डैड ऑब्वियसली। तो अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, मम्मी या पापा में से कोई एक जन भी हुआ, तो वही डोमिनेंस शो करेगा। तो इसीलिए कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी इज अ नॉन डोमिनेंट कैरेक्टर। अब जेनेटिक्स में हम नॉन डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं बोलते, हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। अब रेसेसिव कैरेक्टर कब शो हुआ, जब दोनों रेसेसिव साथ में, इधर कैपिटल टी है ही नहीं, घर में मम्मी पापा है ही नहीं, तो अब कौन मजे करेगा, बच्चे मजे करेंगे, वो देखेंगे टीवी पूरा दिन, तो स्मॉल टी शो होगा। तो यानी कि अब रेसेसिव कैरेक्टर शो होगा। इसका मतलब क्या, रेसेसिव कैरेक्टर कहाँ पे शो हो रहा है, ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस मतलब स्मॉल टी में दोनों साथ में रखूँ तो क्या वो होमोजाइगस है, ऑब्वियसली वो होमोजाइगस है ना, दोनों सेम एलील्स होने चाहिए तो वो होमोजाइगस है। तो रेसेसिव वाला कैरेक्टर विल शो ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होगा तो इट विल नॉट एक्सप्रेस, व्हाट विल नॉट एक्सप्रेस, रेसेसिव कैरेक्टर विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा मॉम और डैड में से तो फिर रेसेसिव कैरेक्टर विल नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। वो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है। अब पढ़े हमने क्या लिखा है, those that express itself in homozygous and heterozygous condition. Recessive characters which are not expressed in presence of dominant character, it expresses only in homozygous condition. इतना समझ में आया। तो अब हम समझ सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। वो क्या है, अब ये वाला जो कैरेक्टर है, ये वाला जो बच्चा आया है हमारा, ये क्या है, टॉल है। ये वाला जो मम्मी या पापा जो भी है वो टॉल है। ये क्या है, पेरेंट शॉर्ट है। तो हम सिर्फ अगर इन जनरल देखें, ये टॉल पेरेंट, ये शॉर्ट पेरेंट और ये टॉल चाइल्ड, सिर्फ हम कैरेक्टर देखें उसका कि क्या है, ट्रेड देखें टॉल है कि शॉर्ट है, तो वो हम क्या देख रहे हैं, हमारा फिनोटाइप, उस प्लांट का हम फिनोटाइप देख रहे हैं। तो क्या कामयाब एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो हमें बाहरी दिख रहा है, जीन्स तो हमें नहीं दिख रहा है ना बाहरी, आपको दिख रहा है कोई माइक्रोस्कोप से अगर आप देख रहे हो तो नहीं दिख रहा है ना। तो टॉल हाइट और शॉर्ट हाइट वो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है या एक्सटर्नल कैरेक्टर या एक्सटर्नल फीचर है जो हमें दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप। जीनोटाइप यानी जीन, तो जेनेटिक मेकअप ऑफ द कैरेक्टर। अब ये टॉल है तो ये होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो अगर ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है तो जेनेटिकली या जीनोटाइपिकली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है। तो लेकिन फिनोटाइपिकली में तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है, दोनों ही टॉल है। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो। जीनोटाइप इज दिस जो हमें जीन दिखा रहा है, फिनोटाइप इज द कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग जीनोटाइपिक स्टडी करेंगे, उस हिसाब से हम फिनोटाइप दिखाएंगे हमको बाहर से कैसा दिख रहा है। जो भी हम लोग क्रॉस करेंगे ना, अभी मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, अभी नहीं, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो सब हम लोग जीनोटाइप से करेंगे और फिर बाहर का जो कैरेक्टर जो दिखेगा उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे फिनोटाइप उसका। जीनोम, अब ये सिर्फ आप समझ लो जीनोम क्या होता है, इट इज अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हमारा 2n है, हम लोग 2n होते हैं ना, लेकिन उसका जो n सेट है ना पूरा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं जानना है। दो आखिरी डेफिनेशन समझ लो, फिर उसके बाद हम एक्चुअल जेनेटिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक मेल है जिसके पास एक कोई भी सुपीरियर क्वालिटी है, एक फीमेल है
जिसके पास कोई दूसरी सुपीरियर क्वालिटी है, बट मेक श्योर कि ये जो दोनों है वो जेनेटिकली क्या है, डिसिमिलर। क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर। उन दोनों को क्रॉस करके जो हमारी प्रोजेनी आएगी उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। अब ये वर्ड इन जनरल बहुत जगह यूज होता है। हाइब्रिड मतलब क्या, दो हम लोग ने सुपीरियर क्वालिटी ली और वो दोनों की क्रॉस करी, तो हम जो हमारा हाइब्रिड बनेगा उसके पास ये वाली भी सुपीरियर क्वालिटी होगी, ये वाली भी सुपीरियर क्वालिटी होगी, वो होगा सुपीरियर, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं कि मतलब हमारे पास जो प्रोजेनी आई वो सुपीरियर क्वालिटी की आई, दैट इज हाइब्रिड विगर। और ये जो बना दोनों का क्रॉस करके उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। अब हम लोगों को अगर हाइब्रिड बनाना है तो हमें क्रॉस दो जेनेटिकली डिसिमिलर लोगों के बीच में ही करना पड़ेगा। हम इसी का क्रॉस बार बार इससे नहीं करवा सकते कि ओ भाई ये तो कितना अच्छा सुपीरियर है, हम लोग इसी को ही बार बार क्रॉस कराते हैं, इसकी प्रोजेनी वही आती जाएगी। लगता है ना, ऐसा सोचने में कितना लॉजिकल लगता है कि अगर दो इसके पास सुपीरियर कैरेक्टर्स है, इसी को ही बार बार क्रॉस करा होता है, बार बार वो दोनों सुपीरियर कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आते जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, वो इनिशियल कुछ प्रोजेनी तक आ सकता है, पर बाद में क्या होता है, रेसेसिव कैरेक्टर्स शो होने लगते हैं। मतलब दोनों ही सुपीरियर क्वालिटीज चली जाएगी। और वो जब रेसेसिव कैरेक्टर शो होने लगेंगे ना इसके, जो दोनों ही इन्फीरियर होंगे, तो तब वो उसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। BRWD, हाँ, इम्पॉर्टेंट, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये नहीं शो करना है हमको, इसीलिए हमेशा हम लोग जेनेटिकली डिसिमिलर चीज़ों में ही क्रॉस करवाते हैं। अगर यानी जेनेटिकली डिसिमिलर यानी आउट क्रॉस करवाते हैं। अगर इससे ही अंदर ही क्रॉस करवाएंगे तो फिर हो जाएगा हमारा क्या, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज वाला पार्ट। नाउ विल स्टार्ट विद एक्चुअल जेनेटिक्स। उसमें भी हम खाली इनिशियल वाला पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी वाला, जैसे कि प्यूनेट स्क्वायर या कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं, और एक दो क्रॉस का पढ़ेंगे। बस आज इतना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ये ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। प्यूनेट स्क्वायर, अभी इसका नाम जो है प्यूनेट स्क्वायर है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं चेक बोर्ड मेथड। क्या बोल सकते हैं, चेक बोर्ड मेथड। वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो चेक बोर्ड जैसा दिखता है। अब प्यूनेट स्क्वायर क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। ये प्यूनेट भाई साहब से आया, तो क्या प्यूनेट ने इसे अपना नाम दे दिया प्यूनेट स्क्वायर। और प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है, प्यूनेट स्क्वायर एक मेथड होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी या कोई भी जेनेटिक कंपोजिशन को या कॉम्बिनेशन को। ठीक है, ये कैसे हुआ, ये क्या है, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ध्यान से सुनो कि एक पेरेंट जनरेशन है जिसको मैं बोलूँगी पी जनरेशन। क्या बोलूँगी मैं, पी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन को, जिसको मैं नहीं, हर कोई ऐसा बोलेगा क्योंकि वही बोलते हैं। एक है हमारे पास होमोजाइगस टॉल, एक है हमारे पास होमोजाइगस स्मॉल। इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ये तो हमें सबको पता है। अब वो कैसे आया, वो ऐसे आया, देखो ध्यान से, क्रॉस बना के, यानी कि प्यूनेट स्क्वायर बना के। सिंपल मेथड है, कुछ नहीं है। एक जगह पे एक पेरेंट का लिख दो, दूसरी जगह पे दूसरे पेरेंट का लिख दो। तो ये पहले पेरेंट का कैपिटल टी, ये दूसरे पेरेंट का स्मॉल टी। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे क्या पता चला कि हमारी जो F1 जनरेशन है, क्या बोलते हैं इसको, F1। क्यों F1 बोलते हैं, क्योंकि F का फुल फॉर्म होता है फीलियल यानी कि डॉटर, या फीलियस यानी कि सन। ठीक है, क्या है ये, फीलियल जनरेशन यानी कि डॉटर जनरेशन, या ये फीलियस जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन आई जिसके अंदर जो ट्रेड शो करेगी वो क्या होगी, सबके सब होंगे टॉल। तो 100% लोग, 100% प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल। ये पेरेंट क्या है, टॉल, ये पेरेंट क्या है, शॉर्ट। इतना समझ में आया आपको, वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी जो है उसकी क्रॉस इसके खुद से ही करवा देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब क्या आएगा वो हम चेक करते हैं।
क्या आएगा, आप खुद प्यूनेट स्क्वायर बनाने की ट्राई करो। एक पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इधर क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या आया हमारे पास, देखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल है, हीटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल, होमोजाइगस रिसेसिव शॉर्ट। ठीक है, ये लिख लो। ये क्या है, अब ये F2 जनरेशन है। कौन सी F2 जनरेशन? जैसे ये मिलेनियल और ये जेनजी है, वैसे ये पेरेंट जनरेशन F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हीटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। समझ में आ रहा है? अब मैं फिनोटाइपिकली बोलूँ तो फिनोटाइपिकली इसमें 3 टॉल प्लांट होंगे, 1 शॉर्ट प्लांट होगा। समझ में आ रही है? गलत बोला मैंने कुछ? नहीं। तो 75% प्लांट्स आर टॉल, 25% प्लांट्स आर शॉर्ट। है ना, कुछ तो गलत नहीं है ना, बराबर है। 75% फिनोटाइपिकली टॉल ही है, तो फिर 75% टॉल है, 25% शॉर्ट है। F1 जनरेशन में 100% डोमिनेंट यानी 100% टॉल थे, अब 75% टॉल हुए। देख रहे हो, हमने क्रॉस करा, अगर सेल्फ क्रॉसिंग करी तो हमारे पास जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो थोड़े बढ़ जाते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर शो होने शुरू हो जाते हैं अगर हम इन ब्रीडिंग करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करनी होती है, आउट ब्रीडिंग करनी होती है। अगर आपको यही चीज़ किसी दूसरी मेथड से करनी है, मान लो कि आपको इच्छा नहीं है प्यूनेट स्क्वायर से करने की, तो आप फॉर्कलाइन मेथड से भी कर सकते हो। फॉर्कलाइन मेथड में क्या है, वही सेम, हम लोग चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ मेथड को चेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट था, वो था कैपिटल टी, दूसरा पेरेंट था स्मॉल टी। तो हमको फॉर्कलाइन मेथड करनी है, मतलब ऐसे यहीं पर पड़े पड़े हम लोगों को निकाल देना है कि आंसर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कैपिटल टी स्मॉल टी को करेंगे क्रॉस, इस कैपिटल टी को दूसरे स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे, इस कैपिटल टी को पहले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे, इस कैपिटल टी को दूसरे स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेंगे। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एक दूसरा मेथड, ये कैपिटल टी को क्रॉस करना है हमें इन दोनों स्मॉल टी के साथ, और दूसरा कैपिटल टी को भी क्रॉस करना है हमें स्मॉल टी के साथ। तो ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अल्टीमेटली आंसर सेम ही आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% डोमिनेंट। ये क्या है हमारी पेरेंट जनरेशन, ये क्या है हमारी F1 जनरेशन। बहुत मज़ा आ रही होगी ये करने में, क्योंकि बहुत इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ वही मैं बार बार चीज़ें कर रही हूँ, कुछ नया बोल ही नहीं रही, सिर्फ रिपीट ही कर रही हूँ। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें इसी दोनों का क्रॉस करवा देते हैं। तो ये दोनों का क्रॉस करवाने के लिए क्या करना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल हमेशा पहले लिखते, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हमें उस मेथड, जो दोनों ही फॉर्कलाइन मेथड है, दोनों सेम ही है, ऐसे कैपिटल टी और स्मॉल टी को हमें क्रॉस कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। दोनों क्या है, सेम है। और ये दोनों क्या है, F2 जनरेशन। हमने क्या की, F1 की सेल्फ क्रॉसिंग की, और इसमें क्या है, देखो 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है, तो यानी 75% डोमिनेंट, 25% रेसेसिव। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी तकलीफ नहीं? वेरी गुड। अब हम सिर्फ 2 क्रॉस पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे आज, फिर रैपअप करते हैं पूरा। एक बैक क्रॉस, एक टेस्ट क्रॉस। अब दोनों क्या होते हैं ध्यान से समझते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान से सुनना। एक है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, पी जनरेशन को हमने क्रॉस किया और F1 जनरेशन लाई, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी सेम,
कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया, तो जो जनरेशन आई वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो थी F1 जनरेशन। अब हम अगर इस जनरेशन, अभी तक हमने क्या की थी, सेल्फिंग की थी, इसी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। पर अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, पीछे की तरफ क्रॉस। हम इसी को एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि हम इसका क्रॉस करा सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, हम इसका क्रॉस करवा सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये होगा बैक क्रॉस। हम इसका इस पेरेंट के प्रोजेनी का पहले पेरेंट के साथ भी करा सकते हैं, प्रोजेनी का दूसरे पेरेंट के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, दैट इज बैक क्रॉस। फिर जो भी आंसर है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, प्रोजेनी का सिर्फ रेसेसिव कैरेक्टर के साथ क्रॉस इज टेस्ट क्रॉस। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, क्रॉस with any of the parent is known as back cross. Cross with the recessive parent is known as test cross. तो क्या ये back cross और test cross दोनों हुआ, सिर्फ ये वाला? हाँ, क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव के साथ भी क्रॉस है और पेरेंट के साथ भी क्रॉस है, इसलिए वो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों हुआ। लेकिन क्या ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों हुआ? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बैक क्रॉस हुआ, ये टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं डोमिनेंट के साथ, जो टेस्ट क्रॉस में गलत है। बैक यानी हम किसी के साथ भी करा सकते हैं, टेस्ट क्रॉस सिर्फ रेसेसिव के साथ होगा। अब ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ ऐसा क्रॉस किया होगा, यानी मान लो कि हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक, ये टॉल वाला ही लेते हैं, एक टॉल प्लांट था, एक शॉर्ट प्लांट था, हमने क्या किया उसको, एक था हमारे पास टॉल प्लांट, उसको हम लोग ने क्रॉस कर दिया उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो कौन सा क्रॉस बता रहा है, तो आपको आंसर में मार्क करना है टेस्ट क्रॉस, तो तब बैक क्रॉस मार्क नहीं करना है। अब टेस्ट क्रॉस हम करते क्यों है, ये जानने के लिए करते हैं कि ये वाला जो डोमिनेंट है वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। वो कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर ये जो हमारी प्रोजेनी थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, अब जीन्स तो हमें दिखती नहीं है ना, तो हमारा जो प्लांट आया ये तो टॉल था, जो हमने प्रोजेनी निकाली, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी को क्रॉस करके हमने एक प्रोजेनी निकाली, एक टॉल और एक शॉर्ट प्लांट को हमने क्रॉस कर दिया और हमारा जो नया प्लांट आया दैट वाज टॉल। अब हम लोगों को पता करना है कि वो जीनोटाइपिकली होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, वो हम देख के तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो है टॉल, तो वो हम पता करने के लिए करते हैं टेस्ट क्रॉस। उससे क्या होता है, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे तो हमारी प्रोजेनी क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, यानी कि 50% डोमिनेंट होगा। अगर जो हमारी प्रोजेनी आई थी वो होमोजाइगस डोमिनेंट थी, तो जो सारे के सारे हमारी प्रोजेनी अब आएगी वो क्या होगी, डोमिनेंट, तो 100% डोमिनेंस शो करेगी। इसमें तो हमें दिख रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये हेटेरोजाइगस है, पर लेकिन हम रियल लाइफ में देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक रेसेसिव कैरेक्टर के साथ हम लोग क्रॉस करवा देते हैं। इट डज नॉट नेसेसरली नीड टू बी अ पेरेंट, हम सिर्फ रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारी जो प्रोजेनी थी वो होमोजाइगस डोमिनेंट थी कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थी। जब हमारी टॉल प्रोजेनी को हम लोग क्रॉस करवाते हैं रेसेसिव के साथ, तो अगर 50% डोमिनेंस शो होती है तो इसका मतलब हमारी क्या थी, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थी, जो कि इस केस में। अगर हमारी 100% टॉल आता है तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट थी, यानी कि जो ये वाला था। समझ में आ रहा है टेस्ट क्रॉस का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इसमें जेनेटिक्स में। अभी इतना ही रखते हैं, जेनेटिक्स में ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं करना है इन्फॉर्मेशन के साथ, मुझे इतना रखते हैं। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हम मेंडेलियन, मतलब मेंडल ने जो पढ़ाया है हम उसके साथ पढ़ेंगे, मेंडेलियन एरा में जाएंगे। उसने जो भी चीज़ें बताई है पी प्लांट में उसने स्टडी की थी, वो स्टडी हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है, अभी मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसी के साथ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।